Hello students, today we will discuss about a very important topic for your revision, valency. Got it? Valency बहुत important topic है 9th क्लास में और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, NCERT एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, तो क्यों ना हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं वो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई आगे क्वेश्चंस में डाउट ना हो। गॉट इट? तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक वैलेंसी, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, गॉट इट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, these all are the important topics for your रिवीजन। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं हम वैलेंसी से, क्योंकि कुछ बच्चों को वैलेंसी अभी भी 10 तक या 11 तक भी समझ में नहीं आती है कि वैलेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वैलेंसी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन केमिस्ट्री, और वैलेंसी जब पता होती है हमें तो हम केमिकल फॉर्मूले भी आसानी से बना सकते हैं और उसके साथ साथ उनके चार्जेस भी बता सकते हैं। ठीक है? और केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ फिर हम उनका रेशियो भी बता सकते हैं कि इनके बीच इनका क्या रेशियो है। ठीक है? तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर। कोई भी एलिमेंट कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट अपने साथ दो एलिमेंट को जोड़ रहा है, दिस मीन्स इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है? वैलेंसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। किसी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। गॉट इट? तो हमने वैलेंसी की 3 डेफिनेशंस पढ़ी। पहली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर। ओके, दूसरी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तीसरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। क्या चार्ज प्रेजेंट है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर। इसका क्या मतलब है? क्या होता है कि हर एलिमेंट, गॉट इट, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और इस नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। ठीक है? क्यों नहीं करती रिएक्शन वो? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। क्यों स्टेबल मानी जाती हैं? क्योंकि उनके सभी शेल्स फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली भरे हुए होते हैं, और जिस एलिमेंट के सारे शेल्स फिल्ड होते हैं वो स्टेबल कहा जाता है। ठीक है? तो हर एलिमेंट अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहता है। तो हर एलिमेंट स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन और शेयर करता है। ठीक है? और किस आधार पे करता है? क्या होता है कि एक एटम के स्ट्रक्चर में बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, और इसके चारों तरफ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इन शेल्स का नाम होता है KLMN। ठीक है? तो क्या बताया मैंने कि जो एटम्स
हमारे इस नेचर में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं और अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल्स में घूमते रहते हैं और इन शेल्स को हम कहते हैं KLMN। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हर एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। तो जिस एलिमेंट के या जिस एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन या शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर। तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि लूज, गेन और शेयर करते क्यों हैं? क्योंकि वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल। और स्टेबल वो कब होंगे? जब उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, और क्या होता है कि हर एटम के पास अपने फिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो एटम्स इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके हिसाब से? 2n स्क्वायर के हिसाब से, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा और फोर्थ। तो देखो अगर n इज इक्वल टू मैं 1 रखूं तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2। सेकेंड शेल में 8, तीसरे शेल में ये हो गए आपके 18, फोर्थ शेल में 32। गॉट इट? तो इसका मतलब हर एटम के पास अपने कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम ये देखते हैं कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे होते हैं तो उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तब हम देखते हैं कितने लूज करने पड़ेंगे हमें, कितने गेन करने पड़ेंगे और कितने शेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। तो अगर कभी तुमसे वैलेंसी पूछी जाए तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। उस हिसाब से उसकी वैलेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम। सोडियम एटम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि
एक न्यूट्रल एटम जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमें बता दिया कि ये सोडियम का एटम है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो मैंने बताया और मुझसे पूछा गया कि सोडियम की वैलेंसी बताओ। ठीक है, क्या मैंने बताया? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2n² के हिसाब से पहले शेल में कितने जा सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, तो ये शेल्स की ना कैपेसिटी है, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरे जा सकते हैं। तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 2। ये शेल्स का नंबर है 1, 2, 3। तो पहले शेल में कितने भर सकते हैं? 2, सेकंड में 8, 18, 32। अब हमारे पास देख, ये तो रूल है, ठीक है, इसके अनुसार हम भरेंगे। सोडियम एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके हिसाब से? 2n² के हिसाब से। 2n² कहलाती है बोरबरी स्कीम। ठीक है, अब देखो, तो पहले शेल में कितने भर दें हम? 2। ये भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 11 में से 2 भर दिए पहले शेल में। अब कितने बचे? 9। दूसरे शेल में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 8। तो 8 भर देते हैं हम। ठीक है, कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बचा 11 इलेक्ट्रॉन में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तीसरे शेल में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 2, 8, 1 KLM 1, 2, 3। गॉट इट? ये मैंने क्या किया? देखो एक बार फिर से समझाती हूँ। सोडियम हमने बता दिया, सोडियम एटम है हमारे पास और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। इसकी वैलेंसी बताओ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बता दिए जाएं तुम्हें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो बोरबरी की स्कीम के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि हर शेल की कैपेसिटी अलग अलग है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2। तो मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 फिल कर दिए पहले शेल में। कंप्लीट हो गया मेरा शेल। अब मैं दूसरे पे आई। दूसरे में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 8। तो मैंने दूसरे में 8 भर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो भर गए मेरे। 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। सोडियम का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 भर दिए, 8 भर दिए। 8 और 2 10, 1 बचा। 1 किस शेल में पहुंच जाएगा? तीसरे शेल में पहुंच गया। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम वैलेंसी इसकी निकालेंगे। हम ये देखते हैं कि ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा और ये इसका तीसरा। खत्म शेल, इसके 3 ही शेल बनेंगे बस। गॉट इट? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 11 है, तो 3 ही शेल बनेंगे। तो जो लास्ट शेल बना, लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और इस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस शेल में वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी शेल से वैलेंसी डिसाइड की जाती है। अब हमने पहले ही बताया था कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। और इसके पास है कितने? 1। तो इसको कितने की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए? 7 की। ठीक है, तो ये सोचता है कि काश मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और होते तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते और मैं स्टेबल हो जाता। तो अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या है पहली पॉसिबिलिटी?
या तो ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 2 पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो देखो ये शेल खत्म हो जाएगा, ये लास्ट शेल बन जाएगा, ये स्टेबल है। या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बची? केवल लूज करने की। गॉट इट? तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। और जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो कहलाते हैं मोनोवैलेंट। और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया। जितना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या बन गया? आयन। आयन क्या होता है? जिसपे कोई चार्ज होता है। गॉट इट? तो देखो हमेशा याद रखना कि कितना लूज किया इसने? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। अब देखो इस पे कितना चार्ज आया? 1। तो मैंने वैलेंसी की एक डेफिनेशन ये भी बताई थी ना, चार्ज ऑन एन एटम। तो कितना चार्ज है? 1। और वो भी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। ठीक है? गॉट इट? अच्छा, अब याद रखना हमेशा कि अगर लास्ट शेल में 1 वैलेंस, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे क्योंकि लास्ट शेल में प्रेजेंट है। अगर लास्ट शेल में 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। गॉट इट? तो 3 तक लूज किया जा सकता है। याद रखना कि अगर किसी के लास्ट शेल में 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, वही उसकी वैलेंसी है। तो उस टाइम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, 3 करेगा तो लूज करेगा। तो 3 तक वैलेंसी वही रहती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अब अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? न तो लूज होता ना ही गेन होता है। ठीक है? तीसरी पॉसिबिलिटी आती है शेयर की। शेयरिंग में क्या होता है? कोई चार्ज नहीं आता, समझौता होता है। जब तुझे जरूरत है तू यूज कर ले, जब मुझे जरूरत है तो मैं यूज कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस पे कोई चार्ज नहीं आता है। अब होने तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है? 4 की। तो 4 ही इसकी क्या होती है? वैलेंसी। अब देखो अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8 बचते हैं, तो हमेशा याद रखना जब भी लास्ट शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जब भी लास्ट शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो हम उसको 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो देखो 4 बचा तो वैलेंसी 4, 5 बचा तो कितनी वैलेंसी हो गई? 8 में से माइनस करेंगे इसको अगर हम, तो -3। ठीक है? ओके, इसकी कितनी हो गई? -2। इसकी कितनी हो गई? -1। इसकी कितनी हो गई? 0। गॉट इट? तो मैंने अभी क्या बताया कि 3 तक, अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तक बच रहे हैं तो वैलेंसी उतनी ही रहती है, लूज करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन तक। 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो शेयर करते हैं। 4 से अगर ऊपर आते हैं 5, 6, 7, 8, तो वो लूज नहीं करते, वो गेन करते हैं। ठीक है? गेन करते हैं। या फिर ये कह लो कि अगर 3 से ऊपर बचते हैं लास्ट शेल में, तो हम इनको 8 में से माइनस कर दे, सॉरी इसको 8 माइनस कर देते हैं इसमें से, और उसकी वैलेंसी निकल के आ जाती है। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। और जब कोई एलिमेंट लूज करता है, दिस इज कॉल्ड मेटल।
तो मेटल ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन, एंड जब कोई गेन करता है तो दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। चार्ज जो होता है, जो शेयरिंग करता है, वो भी एक नॉन मेटल होता है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दी वैलेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी का एग्जाम्पल ले लें। कार्बन अगर अपने चारों तरफ 4 क्लोरीन को जोड़े हुआ है, तो कार्बन ने कितनी क्लोरीन जोड़ी है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो गया। किसी भी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 वो भी उसकी वैलेंसी है। तो आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया होगा। गॉट इट? ओके, थैंक यू।